दोस्तों मैं एक गुरु आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ रहे थे? राज्य व्यवस्था। और संविधान सभा टॉपिक हमने शुरू कर दिया था। आज संविधान सभा का भाग 2 है और आज हम बैठकों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम चुनाव के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों एक नाम छूटा था, महिलाओं के जब नाम बता रहा था तो एक नाम छूटा था, अम्मू स्वामीनाथन। क्या था? अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन। ये दोस्तों संविधान सभा में निर्वाचित होने वाली या आने वाली 15वीं महिला हैं। कैसी महिला हैं? 15वीं महिला हैं संविधान सभा में आने वाली, ठीक है। 14 नाम आपको बता दिए गए थे। एक चीज़ और याद रखना है दोस्तों कि जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1984 को, तब भी 2 लोग चुनकर आए थे। कितने लोग चुनकर आए थे? 2 लोग चुनकर आए थे, ठीक है। 2 लोग चुनकर आए थे। कौन कौन से थे? तो पहला था ए मर्जा कमार, ठीक है, और दूसरे थे वाई एस परमार। वाई एस परमार। दोस्तों ये दोनों ही व्यक्ति संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन चुनकर आए थे। अब आप बोलेंगे सर जब एक दिन चुनाव हो गया तो ये बार बार क्यों चुन के आ रहे? तो देखिए चुनाव हुआ 1946 में। अब कोई व्यक्ति की डेथ हो गई, किसी ने त्याग पत्र दे दिया, कोई देश छोड़ के चला गया, तो उनकी सीट खाली हुई ना, उन सीटों पर व्यक्ति आते गए, ठीक है। उन सीटों पर व्यक्ति आते गए। उसी तरह से संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, 1950 को, है ना, 1950 को, तब ये 2 व्यक्ति चुनकर आए थे। इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम और अपना आज का टॉपिक देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे संविधान सभा की बैठकों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? बैठकों के बारे में, सिटिंग के बारे में, सिटिंग सेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम सत्र शुरू हुआ। हमने आपको क्या बताया था कि संविधान सभा का जो गठन है वो हो गया कब? 6 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, प्रथम बैठक। अब दोस्तों जैसे ही बैठक हुई उसी दिन से शुरू हो गया क्या? प्रथम सत्र। देखिए दोस्तों ये सेशन है। क्या है ये? सेशन। और ये क्या है? सिटिंग। ये क्या है? सिटिंग। प्रथम सेशन की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में दोस्तों 207 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 207 प्रतिनिधियों ने, ठीक है, भाग लिया। अब दोस्तों यहाँ हमको एक चीज देखनी है कि टोटल सदस्य थे 389। कितने सदस्य थे? 389। पिछली वीडियो में हम बताए थे जो चुनकर आए थे कितने थे? 389। और बैठक में भाग लेते हैं 207 प्रतिनिधि, तो बाकी के प्रतिनिधि कहाँ गए? तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने इससे क्या कर दिया था? बहिष्कार। मुस्लिम जो लीग थी उसने क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था, ठीक है। और देशी रियासतों के भी कई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए थे। कई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए थे। इस वजह से 207 प्रतिनिधियों ने प्रथम बैठक, फर्स्ट सिटिंग में भाग लिया। फर्स्ट सिटिंग में भाग लिया, ठीक है। प्रथम बैठक के दिन हुआ क्या दोस्तों वो आपको जानना है, ठीक है। प्रथम बैठक जब हुई तो सबसे पहले खड़े हुए जे.बी. कृपलानी। कौन खड़े हुए? जे.बी. कृपलानी। और उन्होंने बोलना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने जो भी बोला उन्होंने बोलना शुरू किया। प्रथम बोलने वाले व्यक्ति कौन थे? जे.बी. कृपलानी। यानी प्रथम वक्ता कौन हो गए? प्रथम वक्ता कौन हो गए? जे.बी. कृपलानी। ये क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की बैठक में सबसे प्रथम बार कौन वक्ता थे? तो आपको याद रखना है कौन थे? जे.बी. कृपलानी, ठीक है। और क्या हुआ प्रथम बैठक के दिन दोस्तों? तो प्रथम बैठक के दिन और ये हुआ कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अब क्या हुआ? सिटिंग तो आपने शुरू कर दी, सिटिंग सेशन आपने शुरू कर दिया, ठीक है। अब कोई तो व्यक्ति होना चाहिए उस सिटिंग को, उस बैठक को कंट्रोल करने के लिए। और बैठक को कंट्रोल करने का काम है पीठासीन अधिकारी का।
पीठासीन अधिकारी का, और पीठासीन अधिकारी को बोलते हैं अध्यक्ष। ठीक है, अब फर्स्ट दिन ही चुनाव संभव नहीं थे, इसलिए फर्स्ट दिन अस्थायी अध्यक्ष चुनना पड़ा। ठीक है, और ये अस्थायी अध्यक्ष के चुनने की प्रक्रिया क्या थी, तो वरिष्ठतम सदस्य जो संविधान सभा के थे, वरिष्ठतम सदस्य, उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अनुशंसा किसने की, ये भी पूछ सकते हैं कि अनुशंसा किसने की कि वरिष्ठतम सदस्य को क्या बना दिया जाए, अस्थायी अध्यक्ष। तो यही जेबी कृपलानी ने क्या किया था, अनुशंसा की थी कि अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किन्हें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को। अब दोस्तों यह थे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। अब अध्यक्ष के साथ साथ जरूरत होती है उपाध्यक्ष की। किसकी जरूरत होती है, उपाध्यक्ष की। ठीक है, उपाध्यक्ष की क्या होती है, जरूरत होती है। तो उपाध्यक्ष बनाया गया था, उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को। फ्रैंक एंथोनी को क्या बना दिया गया, उपाध्यक्ष बना दिया गया। और कैसे उपाध्यक्ष थे, हमने कहा निर्वाचन संभव नहीं था, तो ये अध्यक्ष भी मनोनीत थे और उपाध्यक्ष भी मनोनीत थे। तो आपका अगला प्रश्न कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे, तो फ्रैंक एंथोनी। ठीक है दोस्तों, फ्रैंक एंथोनी। अब हुआ ये कि प्रथम बैठक हो गई 9 दिसंबर 1946 को, प्रथम बैठक हो गई। ठीक है, फिर हुई द्वितीय बैठक। द्वितीय बैठक, द्वितीय बैठक हुई दोस्तों 10 दिसंबर 1946 को। इस दिन कुछ खास हुआ नहीं, इस दिन कुछ खास हुआ नहीं, बस डिस्कशन हुआ किस बात में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन कराने के बारे में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन कराने के बारे में क्या हुआ, डिस्कशन हुआ 10 दिसंबर 1946 को। ठीक है, फिर होती है तृतीय बैठक। तृतीय बैठक तृतीय बैठक हुई 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को। और सबसे मुख्य बैठक यही थी क्योंकि इस दिन स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ और स्थायी अध्यक्ष चुने जाने वाले व्यक्ति थे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ये चुने गए अध्यक्ष इस दिन। ठीक है, तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं वो कौन कौन सी बैठक में अध्यक्ष रहे, तो प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक। तृतीय बैठक में स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया और स्थायी अध्यक्ष बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार की भी नियुक्ति हो गई। किसकी नियुक्ति हो गई, संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति हो गई। आप सभी को पता है कि संविधान सभा का निर्माण क्या है, कार्य क्या था, संविधान का, भारतीय संविधान का निर्माण करना, भारतीय संविधान का निर्माण करना। तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सलाहकार की भूमिका निभाने के लिए नियुक्ति हुई BN राव की। किसकी नियुक्ति हुई, BN राव की। BN राव फुल फॉर्म है बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव कौन थे, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति हो गई। इनका काम क्या था, एक ऐसे संविधान के प्रारूप का निर्माण करना जिस पर, जो भारतीयों के अनुरूप हो, और फिर उस पर संविधान सभा चर्चा करेगी और संविधान सभा उसमें कुछ फिर प्रावधानों को हटाएगी, कुछ प्रावधानों को जोड़कर फिर क्या करेंगे, हम भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। तो इनका काम क्या था कि संविधान के प्रारूप का निर्माण करना। ठीक है, निर्माण करना।
ध्यान से सुनते सुनते जाइएगा, क्योंकि आपने प्रारूप समिति भी सुना होगा जो संविधान के प्रारूप का निर्माण की। तो इन दोनों में अंतर मैं बता दूंगा। इन्होंने जो प्रारूप बताया और प्रारूप समिति ने जो प्रारूप बनाया, उन दोनों में क्या अंतर है ये हम देख लेंगे। ठीक है, तो अभी आप याद करिए कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव। फिर 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। कौन बनाए गए? 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। और ये कैसे थे? निर्वाचित थे। अभी हमने प्रथम बैठक में आपको बताया कि मनोनीत उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अब ये कैसे हैं? निर्वाचित उपाध्यक्ष हैं। तो कौन कौन बनाए गए? तो दोस्तों SN मुखर्जी, HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। इन दोनों को क्या किया गया दोस्तों कि उपाध्यक्ष बना दिया गया। क्या बना दिया गया? उपाध्यक्ष में निर्वाचन हो गया। अब आप पूछेंगे कि सर एक अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष भी हैं, तो 2-2 उपाध्यक्ष की क्या जरूरत थी? तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि भारत 2 भाग में था, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत। तो इन्हें बनाया गया था ब्रिटिश भारत के लिए, ब्रिटिश भारत के लिए, और इन्हें बनाया गया था देसी रियासतों के लिए, देसी रियासतों के लिए। ठीक है, देसी रियासतों के लिए। ये आप एक्सचेंज कर लेना। ये थे HC मुखर्जी जो थे वो थे देसी रियासतों के लिए, और ब्रिटिश भारत के लिए कौन था? VT कृष्णामाचारी। तो तृतीय बैठक में इतना सब हुआ, तृतीय बैठक में इतना सब हुआ। ठीक है, फिर चतुर्थ बैठक हुई और उसके बाद हम पढ़ेंगे अब 5वीं बैठक। चतुर्थ बैठक में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं हुआ, इसलिए हम पढ़ते हैं अब 5वीं बैठक। 5वीं बैठक दोस्तों ये हुई 13 दिसंबर 1946। अभी तक की अगर आप डेट देखेंगे तो सारी डेट क्या है? रेगुलर है। 9 दिसंबर को प्रथम, 10 को द्वितीय, 11 को तृतीय, 12 को चतुर्थ और 5वीं हो गई 13 दिसंबर को। ठीक है, इस दिन हम देखते हैं क्या हुआ। तो दोस्तों इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पंडित नेहरू जी के द्वारा क्या हुआ? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। कैसा प्रस्ताव रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव। अब ये क्या है इसे हम जान लेते हैं। तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐसा दस्तावेज था जिसमें उन सभी तत्वों का वर्णन था जो हमारे उद्देश्य थे, किसके लिए? संविधान के निर्माण के लिए। इन द सेंस हम भारत के लोगों को किस प्रकार का संविधान देने वाले हैं, इन सभी तत्वों का उल्लेख था किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में। उस उद्देश्य प्रस्ताव को 5वीं बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब प्रस्ताव रखे जाते हैं तो जब तक पारित नहीं होते तब तक वो स्वीकार नहीं किए जाते हैं, और प्रस्ताव रखने के बाद पारित होने के बीच में चर्चा से गुजरना पड़ता है। तो चर्चा के दौरान 2 व्यक्ति थे। कौन कौन से 2 व्यक्ति थे? तो BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर और MR जयकर, MR जयकर। दोस्तों इन दोनों ही व्यक्तियों ने संविधान के इस प्रस्ताव को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव, इसका खंडन किया। इनका कहना था कि अभी इन उद्देश्य प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। 4-5 दिन ही हुए थे बैठक के लिए, एक बार प्रारूप में चर्चा हो, फिर डिसाइड हो कि हम कैसे संविधान चाहते हैं, और उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार हो। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के कहने पर उद्देश्य प्रस्ताव को कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। ठीक है, BR अम्बेडकर के बारे में तो सभी जानते होंगे। दोस्तों ये MR जयकर जो थे ये फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। फेडरल कोर्ट दोस्तों आज की डेट में जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, 1946 के समय में उसे हम फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय के रूप में जानते थे। ठीक है, उस कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं MR जयकर।
ठीक है, तो ये वही व्यक्ति हैं। इन दोनों ने ही, अंबेडकर जी और जयकर ने, उद्देश्य प्रस्ताव को कुछ समय टालने के लिए कहा। ठीक है, आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया और इसे नाम दिया गया उद्देशिका। क्या नाम दिया गया? उद्देशिका। लेकिन आगे चलकर 17 अक्टूबर 1949 को 17 अक्टूबर 1949 को इसे नाम दिया गया क्या? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, ध्यान से सुनिए। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 के दिन स्वीकार किया गया और उसे नाम दिया गया उद्देशिका। उसे नाम दिया गया क्या? उद्देशिका। लेकिन उस उद्देशिका को 17 अक्टूबर 1949 के दिन क्या कर दिया गया? उसे प्रस्तावना बना दिया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, तब आप लगाते हैं 22 जनवरी 1947। लेकिन दोस्तों, उस दिन उद्देशिका को स्वीकार किया गया था, ना कि प्रस्तावना को। प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1949। अब है जमाना शब्दशः पॉलिटी का और आगे चल के यही आंसर लिया जाएगा 17 अक्टूबर 1949। तो आप अभी से लिख कर रख लीजिए। ठीक है, अभी से लिख कर रख लीजिए, आगे चलकर यही आंसर होने वाला है। ठीक है, उद्देशिका स्वीकार हुई थी 22 जनवरी 1947 को। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे बैठकों की। किसकी बात कर रहे थे? बैठकों की। हमने कहा ये सारी बैठक मिलकर किसका निर्माण की? प्रथम सत्र या सेशन का। जैसे आज भी आप देखते हैं तो हमारे भारत में 3 प्रकार के सत्र होते हैं। ठीक है, ग्रीष्मकालीन, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो क्या होता है? सत्र शुरू होते हैं, उसमें रोज दिन बाई दिन क्या होती है? डे बाई डे बैठकें होती हैं। तो ये सत्र था, इसमें बैठक हो रही थी। हमने बताया कि प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने? 207 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है, किस किस ने क्या किया? तो किस किस ने? मुस्लिम लीग ने उससे क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? बहिष्कार। दोस्तों, प्रथम बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया, लेकिन प्रथम सत्र में 211 लोगों ने भाग लिया। नहीं समझे? पहले दिन जो बैठक हुई उसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया, लेकिन पूरा सत्र मिला के देखा जाए तो टोटल 211 लोगों ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, अब हमने कहा कि मुस्लिम लीग क्या हो गई थी? मुस्लिम लीग दोस्तों उससे संविधान सभा से बहिष्कार कर दी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग के सभी सदस्य बहिष्कार कर दिए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम लीग के भी कुछ सदस्यों ने बैठकें ज्वाइन की थी। ठीक है, कुछ सदस्यों ने बैठक ज्वाइन की थी। ठीक है, तो इस पर विंस्टन चर्चिल का एक कथन आता है। विंस्टन चर्चिल का एक कथन आता है। हमने कहा था लास्ट वीडियो में कि भारत में कुछ भी हो, चर्चिल कुछ न कुछ कमेंट जरूर करते थे। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है। क्या? संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही फरार है। दुल्हन ही फरार है। अब इनके कहने का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो देखिए, 207 सदस्य थे कांग्रेस के, हमने बताया 207 या 8। ठीक है, हमने बताया। और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। तो चर्चिल कांग्रेस को दूल्हा कहते हैं और लीग को क्या कहते हैं? दुल्हा। तो चर्चिल का यही कहना है कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन फरार है। ठीक है, दुल्हन फरार है। ठीक है दोस्तों, तो ये था संविधान सभा की बैठक के बारे में। आपको उपाध्यक्ष के नाम अच्छे से याद रखना है।
ठीक है, आगे चल के इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे और बैठकों का दौर भी याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम संविधान सभा की समितियों के बारे में। संविधान सभा की समितियों के बारे में हमने कहा था जिस जिस तरह से हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे उस पर किसने क्या कमेंट किया वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, किसने क्या कमेंट किया। आगे चलते हैं और देखते हैं समितियाँ। क्या देखते हैं? समितियाँ। ठीक है, संविधान सभा की समितियाँ। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा में दो प्रकार की समितियाँ थी। कैसी समितियाँ थी? दो प्रकार की समितियाँ थी। एक थी विषय संबंधी, एक थी विषय संबंधी और एक थी प्रक्रिया संबंधी। प्रक्रिया संबंधी। अब हमको देखना है कि कौन सी समिति में, जैसे ये तो हमने टाइप बता दिया, अब कौन कौन सी समितियां थी ये हम देखते हैं। ठीक है, तो विषय संबंधी समितियों में एक थी संघ समिति। कैसी थी? संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। ठीक है, दूसरी थी संघ विषय समिति। विषय समिति। दोस्तों, इन दोनों ही समितियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन दोनों ही समितियों के क्या थे? अध्यक्ष। संघ संविधान समिति का काम था संघ संबंधी संविधान बनवाना, उसकी क्या करना? चर्चा करना संघ संबंधी संविधान की। और संघ विषय समिति तो आप देखे होंगे कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें 3 विषय हैं, संघ विषय, राज्य विषय और संवर्ती विषय। ठीक है, सूचियां हैं, उसके संबंधी जो समिति थी, तो संघ से संबंधित जो दोनों ही समितियां थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर थी एक राज्य संविधान समिति। राज्य संविधान समिति। एक थी राज्य विषय समिति। फिर एक था मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार संबंधी समिति। अल्पसंख्यक संबंधी समिति। अल्पसंख्यक संबंधी समिति। ठीक है दोस्तों, राज्य संविधान संबंधी जो थी तो राज्य के संविधान के पर चर्चा करनी थी। राज्य विषय समिति जो थी उससे राज्य के जो विषय हैं उन पर चर्चा करनी थी। मूल अधिकार यानी मूल अधिकार संबंधित विषयों पर, और अल्पसंख्यक संबंधी यानी अल्पसंख्यकों के विषय पर चर्चा करनी थी। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों ही समितियों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये इन चारों ही समितियों के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि मूल अधिकार की एक उप समिति बना दी गई। मूल अधिकार की एक उप समिति बना दी गई और एक समिति बना दी गई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंधी उप समिति। उप समिति। तो दोस्तों, मूल अधिकार से संबंधित जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। और जो अल्पसंख्यक संबंधी समिति थी, उप समिति, इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर थी एक झंडा समिति। कौन सी समिति? झंडा समिति, और इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। यही जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। फिर दोस्तों अब हम देखते हैं प्रक्रिया संबंधी समितियों के बारे में। तो प्रक्रिया संबंधी समिति थी, एक थी नियम समिति। नियम समिति। एक थी संचालन समिति। संचालन समिति। फिर एक थी क्या? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। ठीक है दोस्तों, नियम समिति और संचालन समिति, इनका कार्य क्या था? नियम समिति का कार्य था कि जो संविधान सभा की बैठकें होंगी, सत्र होंगे, उनमें सदस्यों को कौन कौन से रूल फॉलो करने होंगे वो नियम बनाए जाते थे। उन नियमों पर समीक्षा करने संबंधी समिति थी।
संचालन समिति नियम बन चुके हैं, अब उन नियमों के अनुसार जो सत्र है उसका बैठकों का संचालन करना किसका काम था? संचालन समिति का। और इन दोनों ही समितियों के अध्यक्ष कौन थे? इन दोनों ही समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, वो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति जो थी, तो प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों इस तरह से कुल 12-13 प्रकार की समितियां बनाई गई जिनका काम था अपने विषय संबंधी टॉपिक पर क्या करना? सुझाव देना या समीक्षा करना। सुझाव देना या समीक्षा करना किसका काम था? इन समितियों का काम था। इन समितियों के सहायता से फिर संविधान का क्या हुआ? निर्माण हुआ। इन समितियों के सहायता से संविधान का क्या हुआ? निर्माण हुआ। दोस्तों आप जानते हैं जैसे 395 अनुच्छेद हैं, अगर प्रत्येक अनुच्छेद में डेली बात करें, डेली वो करें तो टाइम बहुत लगता है संविधान में। तो समिति बना दी गई, समिति एक क्या कर ली? प्रारूप बना ली, अच्छे से समीक्षा कर ली, ठीक है समिति, और फिर उसको प्रस्ताव को रखेंगे तो उसके पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन हर एक प्रस्ताव मतलब हर एक आर्टिकल पर अगर सभी लोग चर्चा करते तो 2 साल नहीं 10 साल लग जाते संविधान के निर्माण में, ठीक है। तो समितियों की सहायता से क्या हुआ? जल्दी से संविधान का निर्माण कर लिया गया, ठीक है। तो ये थी समितियां, ठीक है दोस्तों। प्रारूप समिति का निर्माण हुआ किस लिए था ये हम जान लेते हैं। तो हमने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि जो बी.एन. राव थे वो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए। वो क्या हुए? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए। संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए। तो उनका काम, मैंने क्या कहा, उनका काम था क्या? संविधान का प्रारूप बनाना। संविधान का प्रारूप बनाना, ठीक है दोस्तों, मैंने बताया आपको। तो बी.एन. राव ने जो प्रारूप प्रस्तुत किया उसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। क्या थी? 13 अनुसूचियां। उनका साथ निभाने के लिए एक चीफ ड्राफ्टमैन की नियुक्ति हुई। किसकी नियुक्ति हुई? चीफ ड्राफ्टमैन की नियुक्ति हुई, जिनका नाम था एस.एन. मुखर्जी। एस.एन. मुखर्जी। इसके पहले आप जो मुखर्जी पढ़े हैं वो H.C. मुखर्जी हैं, ये हैं एस.एन. मुखर्जी। दोस्तों कौन है ये? एस.एन. मुखर्जी हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति किस पद पर हुई? चीफ ड्राफ्ट्समैन। जो प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? बी.एन. राव ने। उसमें 240 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। अब इन्होंने क्या किया? एक प्रारूप, मोटा मोटा प्रारूप प्रस्तुत किया संविधान सभा में। फिर काम क्या हुआ? बी आर अम्बेडकर की जो प्रारूप समिति थी उन्होंने इस प्रारूप पर चर्चा की। उन्होंने क्या किया? इस प्रारूप पर चर्चा की, और उस प्रारूप को चर्चा करने के बाद उन फिर सभी प्रस्तावों को एक एक करके कहाँ रखा गया? संविधान सभा में। और जब संविधान सभा में उनको रखा गया तो फिर वो जो प्रस्ताव पास हो गए, फिर उन प्रस्तावों के निर्माण के लिए, संविधान के निर्माण के लिए उस प्रारूप को तैयार किया था किन्होंने? बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। फिर से सुनिए, बी.एन. राव ने जो प्रारूप रखा जिसमें 240 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां थी, उसमें बारी बारी से चर्चा की गई, बारी बारी से चर्चा की गई। जो प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किए गए या कुछ प्रस्तावों को ऐड किया गया, फिर उनको मिला के जो प्रारूप का निर्माण हुआ, वो कार्य किया था बी आर अम्बेडकर ने अपने समिति के सदस्यों के साथ, ठीक है, अपने समिति के सदस्यों के साथ। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे प्रारूप समिति की संरचना और प्रारूप समिति ने जिस संविधान का निर्माण किया उसकी क्या स्थिति थी और आज की डेट में क्या स्थिति है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।